वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग इस वक्त चैप्टर 3 क्लास 10th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36, मतलब कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, अगर उसकी मल्टीप्लाई हम हाफ से कर दें तो हमारा आंसर 36 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 से 2 डिडक्ट कर देंगे और तो हमारे पास बचेगा l + b = 36। आगे अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो लिखा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36। ये है हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स वाइड। तो जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है उसकी वाइड से, उसकी ब्रेथ से। तो एक रेक्टेंगल बना दीजिए, मतलब कि उसकी जो लेंथ है उसमें अगर हम उसकी वाइड में यानी उसके ब्रेथ में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा L = 4 + b आ जाएगा। इस तरीके से आपको शब्दों पर ध्यान देते हुए ये सारा का सारा कार्यक्रम करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट से हमारे पास दो तरह की इक्वेशन तैयार हो चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 है L + b = 36 और दूसरी है L = b + 4। तो बच्चों, हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोग आगे करते हैं। तो पहले हम लोग क्योंकि इसको x और y में इंक्लूड करेंगे तो हम लोग बोल देंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बी कंसिडर्ड एज x एंड y। तो एक इक्वेशन क्योंकि हमारी L + b = 36 थी वो बन चुकी है x + y = 36 और दूसरी इक्वेशन थी L = b + 4। तो बस हमें करना क्या है, L की जगह पे x रखना है और b की जगह पर y। तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू को हम लोग 0 पहले कंसिडर करते हैं, तो x + y क्योंकि 36 था, अब 0 + y 36 हो गया, तो y की वैल्यू हमारी 36 आ चुकी है। वहीं अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 कंसिडर करता हूँ तो x + 0 = 36 यानी x की वैल्यू 36। तो इस तरीके से मेरे पास दो पॉइंट तैयार हो गए, 0,36 और 36,0। दूसरी वैल्यू है x और y की, x = 4 + y की। तो यहाँ पर अगर मैं अगर y की वैल्यू को x की वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरी y की वैल्यू देखो ये -4 कैसे आएगी। देखो 4 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, 0 - 4 ही आएगा। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो x = अगर यहाँ पर y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए क्या आता है। तो y की वैल्यू को अगर हमने 0 रखा तो x = 4 + y है, क्योंकि y की प्लेस पर 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास दो पॉइंट बन गए, एक 4,0 और दूसरा 0,-4। अब क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ज़रा इस चीज़ का भी पता लगा लें। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, उसका एक तरीका है बच्चों। तरीका क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। मैं ग्राफ जो है
वो 4 के टेबल से ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 0,36 और 36,0 वाले 2 पॉइंट्स हैं। इसीलिए हम लोगों को अब इतना बड़ा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है इन छोटी सी लाइन में, तो हम 4 के टेबल के अकॉर्डिंग ही ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, मतलब गैप जो है हमने 4 का रखा है, x में भी और y में भी। अब आ जाते हैं हम लोग इनके पॉइंट्स में। तो सबसे पहला जो हम लोग ग्राफ देखते हैं वो है 0,36, वो रहा यहाँ पर, और 36,0 वो रहा यहाँ पर। अब इन दोनों को हम जॉइंट कर लेते हैं। ये लाइन ऐसे चली गई, ग्रीन कलर से मैं इसको शो कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दूसरा जो ग्राफ है वो इक्वेशन x = 4 + y वाला है। अगर इसको हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो एक पॉइंट था 0,-4 और दूसरा पॉइंट है 4,0 का। तो इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, आगे तक ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो जब हमने इसको बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। अब बच्चों ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं, अगर मैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर आऊँ तो ये सीधा 16 बैठ रहा है, और y एक्सिस पर आऊँ तो ये 20 बैठ रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट 16,20 रखा जा सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये कहा था कि हमें इस रेक्टेंगल, अब आपको रेक्टेंगल साफ साफ नज़र आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन ने हमें ये पूछा था कि इस रेक्टेंगुलर का डायमेंशन बताइए, कितना बड़ा है ये। तो 4 के टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका डायमेंशन 20 तक देख लेते हैं, तो ये 20, तो इसकी एक साइड जो है वो इसकी 20 बैठ गई है और दूसरी साइड 16, यानी लेंथ तो इसकी 20 बैठ गई है और ब्रेथ इसकी 16 बैठ गई है। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। साथ में हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। जैसे एक जो है ये पॉइंट हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट हो गया 0,20, तीसरा पॉइंट हो गया 16,20 और ये नीचे वाला पॉइंट 16,0। इस तरीके से ये डायमेंशन और कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। अब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नोट कीजिए अपनी अपनी नोटबुक में और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 इन क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया क्या गया है, मतलब क्या पूछा गया है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of the pair so formed is intersecting lines, सेकेंड वाला है parallel lines एंड थर्ड में है coincident। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 नाम से, और हमें इस इक्वेशन के लिए एक और इक्वेशन बनानी होगी। पहले हमें उस इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन बनानी है वो कुछ इस तरीके की हो कि वो इंटरसेक्टिंग बने, इस 2x + 3y - 8 की इंटरसेक्टिंग बने, और सेकंड प्रॉब्लम में पैरेलल बने, और थर्ड में कोइंसिडेंट बनानी है। तो एक एक करके बनानी है। पहले हम इंटरसेक्टिंग बना देते हैं। अब देखो, अगर कंडीशन देखें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए, टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में
तो वो कैसे बनेगी? तो देखो, जिसकी जो कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, अगर हम टेबल देखेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यानी ये पहली जो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जो इसकी दूसरी इक्वेशन बनाए यानी A2 बनाए, उसमें वो A1 के इक्वल ना हो और B2 जो हो वो B1 के इक्वल ना हो। ठीक है, कुछ ऐसा हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना चेंज कर देंगे, मतलब बन तो अलग ही जाएगी ना इक्वेशन। तो अब मैंने इक्वेशन क्या बना दी? 3x + 2y - 8। देखो, ना तो 2/3 इक्वल नहीं हो सकता 3/2 के, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन वाली लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन चुकी है। अब दूसरी जो कंडीशन थी वो थी पैरेलल लाइन की। तो दूसरी प्रॉब्लम जो है, दूसरा पार्ट जो है वो पैरेलल लाइन का है। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन रखी जाती है? पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन रखी जाती है कि वो A1/A2 तो इक्वल हो सकता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं हो सकता। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर हम ये सेम ही इक्वेशन रखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें C जो है, दोनों का C जो है, यानी ये ऊपर C1 नीचे C2, इन्हें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 की जगह पर 7 रख दें, या आप कुछ और भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, मतलब ये अलग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 8 की जगह पर 7 रख दिया, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2/2 और 3/3 बिल्कुल सेम है, ठीक है, 1 आ जाएगा वहाँ पर। लेकिन 8/7 ये अनइक्वल आया, तो ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बन चुकी है। अब एक लाइन और खींच देंगे, क्योंकि अब हमें कोइंसिडेंट लाइंस भी देखनी है। अब कोइंसिडेंट लाइंस बनाने के लिए क्या कंडीशन रखी जाती है? तो कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए कंडीशन रखी जाती है कि कंडीशन फॉर द कोइंसिडेंट लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है। देखो, उसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा इसी इक्वेशन में कि ये सेम तो आए लेकिन थोड़ी सी अलग आए, सेम आए लेकिन थोड़ी सी अलग आए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। अब ये इक्वेशन तो हमारी पहले से थी, लेकिन हम कुछ नई इक्वेशन भी बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, LHS में भी RHS में भी। तो अब ये 2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यहाँ पर 2 × 0 0 हो जाएगा, और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 3 = 6 होता है, और 2 × 8 16 होता है। ऐसे करके हमारी ये एक नई इक्वेशन बन गई। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको रखते हैं तो ये 1/2 1/2 1/2 बिल्कुल सेम इक्वेशन बन चुकी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में ईजीली, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular shade. तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, एक है x - y + 1 और दूसरी है 3x + 2y - 12।
और हमें ये बताया गया है कि कुछ भी करो कि इनमें आप x और y का कॉम्बिनेशन करिए, मतलब जैसे वो पहले वाले क्वेश्चंस में हम करते आए। तो इनकी हमें लाइन बनानी है ग्राफ के अंदर, और हमें ये देखना है कि उससे जो ट्रायंगुलर फॉर्म्ड हो रहा है उस रीजन को हमें शेड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर +1 है, दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये -1 हो जाएगा, वहीं -12 भी +12 हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले पहली इक्वेशन में आते हैं, xy एक बॉक्स बनाते हैं xy। अगर हम x की वैल्यू को लेट करें कि x की वैल्यू 0 है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 में क्या होगा, तो x की जगह पर 0 आ जाएगा। वहीं यहाँ पर आएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो ये आ गया -y इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस चला जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। वहीं y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो देखते हैं क्या आएगा। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 में अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें तो x माइनस 0 x आएगा, तो x की वैल्यू -1 ही रह जाएगी। वहीं पर अगर हम xy ये देखते हैं और यहाँ 3x + 2y इक्वल्स टू 12 में अगर x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 3x + 2y इक्वल्स टू 12 में अगर x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 3 × 0 0 होगा, और 0 + 2y वापस से 2y बन जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 × 6 12 होता है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 6 आ जाएगी। वहीं y इक्वल्स टू अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की प्लेस पर 0 आ जाएगा, और 2 × 0 0 होता है, तो 3x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिल चुके हैं, जैसे पहला पॉइंट हमें 0,1 मिला, दूसरा पॉइंट हमें -1,0 मिल चुका है। तो ये दोनों पॉइंट देखते हैं कहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक तो पॉइंट हमें ये मिल गया, ये था 0,-1, और दूसरा पॉइंट था 0,1। पहला पॉइंट मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, वो है -1,0, और दूसरा पॉइंट था 0,1। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। वहीं दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग तो इनसे मिलती जुलती एक लाइन पूरी की पूरी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये लाइन ये ड्रॉ हो गई। दूसरी जो लाइन है, पहला पॉइंट हमें मिला था 0,6, और दूसरा पॉइंट हमें मिला था वो था 4,0। तो 0,6 यहाँ पर है और 4,0 यहाँ पर है, तो इन दोनों को भी हमने जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पर जो एक ट्रायंगल मिला है, ये देखिए, तो हमें ये जो ट्रायंगल मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला है। यहाँ पर हमें ये 3 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट है -1,0, दूसरा पॉइंट है 4,0, और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो पॉइंट यहाँ पर हमें मिल चुका है। और देखा जाए तो अगर हम इसको y एक्सिस पर चलें तो ये 2 मिल रहा है, और x एक्सिस पर चलें तो ये हमें 3 मिल रहा है, यानी ये हो गया आपका 2,3। तो अब क्वेश्चन ने हमें ये भी बताया था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये भी बताना है हमें कि उसके जो वर्टिसेस हैं यानी कोने हैं, कितने कौन कौन से कोऑर्डिनेट, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने थे जो उसके वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस आपको पता होगा, जैसे एक ट्रायंगल बना दिया हमने ये, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये वाले पॉइंट जो हो गए वो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो पहला कोऑर्डिनेट जो हो गया हम लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल आर। पहला कोऑर्डिनेट हो गया वो है -1,0, दूसरा कोऑर्डिनेट 4,0, और तीसरा कोऑर्डिनेट ये 2,3 बैठ जाएगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। साथ में ही क्वेश्चन ने हमें ये भी कहा था कि शेड द
ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेड भी करना है। तो हम यहाँ पर, अब मैं तो यहाँ पर अपने सेलफोन में यहाँ पर शेड नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर इस तरीके से बना सकता हूँ। तो आप पेंसिल से शेड कर सकते हैं अपनी नोटबुक में इस एरिया पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम इस तरीके के कंटेंट बनाते रहते हैं और आपके सामने हम लोग अभी चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू रखेंगे और अभी कुछ मतलब जल्द ही हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही ले आएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।